जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो एडिटोरियल है उनका डिस्कशन करते हैं। आज 19 जनवरी का जो एनालिसिस है वो हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। इसमें जो बैड बैंक है उसके बारे में बात की गई है। देखिए, अगर हम एडिटोरियल पेज देखते हैं उसमें भी हमें बैड बैंक जो है उसके बारे में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो बैलेंस शीट है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो बैड बैंक है उसके फॉर्मेशन की भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो बैड बैंक क्या होता है, कैसे परफॉर्म करता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो एडिटोरियल है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं सीबीआई कैटल स्मगलिंग, तो देखिए यहाँ पर हम कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में देखेंगे, कुछ ऐसे लॉज कानून के बारे में देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमें इम्पॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है। तो मतलब पूरी जो न्यूज़ है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो कुछ सेक्शंस है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर नज़र डालने वाले हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज की, तो फिर यहाँ पर ये वाला जो एडिटोरियल है, ये वाला एडिटोरियल जो अप्पा राव है उनके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए, मोदी जी ने अपने स्पीच में उनके बारे में जिक्र किया था, इसलिए आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है। बस आपको याद जो है ये आर्टिकल आपको याद नहीं रखना है, आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना है। इसमें से एसे के लिए या फिर जो हमारा जीएस पेपर 4 होता है उसके लिए सिर्फ एक लाइन याद रखनी है जो उनके बारे में हमें देखने को मिलती है। वो है अ कंट्री इज़ नॉट डिफाइंड बाय इट्स जियोग्राफी बट इट्स पीपल। तो एक लाइन जो है पूरे एडिटोरियल में से ये याद रखिए, क्या है? अ कंट्री इज़ नॉट डिफाइंड बाय इट्स जियोग्राफी बट इट्स पीपल। तो ये वाली लाइन याद रखिए, बाकी आपको कुछ भी यहाँ पर याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं ये वाले आर्टिकल में, अगेन आर्टिकल हमने कवर किया हुआ है, ये वाला आर्टिकल अगर हम देखते हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। और इसमें अगर हम बात करते हैं ये वाले आर्टिकल की, तो वेलफेयर प्रोजेक्ट जो है उसमें इंडिया ने इन्वेस्ट करना चाहिए। पेंडेमिक की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, तो इकोनॉमी में हम वही सारी चीज़ें जो है वो आज तक देखते आए हैं। अगर हम बात करते हैं द हिंदू की, तो यहाँ पर एक एडिटोरियल काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, जो कि है यहाँ पर जो प्रिजनर्स हैं उनके बारे में। तो हमने एक तो ऑलरेडी देखा हुआ था ऐसा आर्टिकल काफ़ी पहले, लेकिन उसको काफ़ी वक्त हो चुका है, तो यहाँ पर रिवीजन जो है वो भी आपकी हो जाएगी। प्रिजनर्स जो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वैक्सीन हेजिटेशन, बिल्कुल पढ़ो मत। ये वाला जो है पॉइजन एंड ट्रीजन पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, ये वाला जो है ये भी पढ़ो मत। अगर हम बात करते हैं लिबरल ग्लोबलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। माइनिंग के बारे में यहाँ पर हो रहा है, तो एक आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आपको जो लिखना है वो इन दी एंड हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी ये वाला अगर आर्टिकल देखते हैं तो नो नो, बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, जो इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पर लेकर आओ। आइए यहाँ पर पहले आर्टिकल को देखते हैं, लेकिन पहले आर्टिकल पर जाने से पहले हम थोड़ा एमएम एकेडमी जो है उसके बारे में भी जान लेते हैं। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे, और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे,
और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं बैड बैंक के बारे में। हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए बैड बैंक जो है वो इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ कैसे काम करता है, तो ये बैंक है। अब फर्ज कीजिए कि बैंक से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिया था लोन। ठीक है, लोन लिया था, समझ लीजिए 100 करोड़ का। ठीक है, 100 करोड़ का लोन था और इनको समझो हर महीने, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हर महीने जो है वो उनको 5 लाख रुपीज़ जो है वो पे करने हैं। ठीक है, उन्होंने आमरण उपोषण तक यहाँ पर लोन जो है वो लिया हुआ है, सिर्फ 5 लाख रुपए उनको हर महीने पे करना पड़ रहा है 100 करोड़ के लोन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो इंसान है वो यहाँ पर अब भर नहीं पा रहा है। तो अब जब भर नहीं पा रहा है तो ये बैंक जो है उसके ये काय में चला जाएगा, एनपीए में चला जाएगा। अब ये एनपीए में चला गया, स्ट्रेस्ड एसेट हो गया है। अब क्या होगा कि यहाँ पर एक बैड बैंक जो है वो लाया जाएगा। ठीक है, बैड बैंक लाया जाएगा। अभी बैड बैंक क्या करेगा, ये जो एसेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, इसने कुछ अपने एसेट्स जो है वो तो वहाँ पर रखे होंगे ना। ये जो एसेट्स है वहाँ पर, मतलब पूरा यहाँ पर जो लोन है, बैड लोन है, वो कलेक्ट कर लेगा। मतलब एकदम आसान शब्दों में अगर आपको बताऊँ तो ये बैंक को 100 करोड़ रुपीज़ जो है वो दे देगा। क्या करेगा, बैंक को 100 करोड़ रुपीज़ जो है वो दे देगा और इसके पास से जो एसेट्स है वो ले लेगा। अब क्या हुआ है, अब इसके ऊपर 100 करोड़ रुपीज़ का जो है वो कर्जा है जो इसको चुकाना है और बैंक का अपना पूरा नील हो चुका है। बैंक को अपने 100 करोड़ रुपीज़ जो है मिल चुके हैं। बैंक यहाँ पर खुश है, मज़ेदार है, पार्टी कर रही है। ठीक है, अब ये इंसान के पास 100 करोड़ रुपीज़ का शॉर्टफॉल है। अब ये इंसान ऐसा है क्या, मतलब यहाँ पर दानी बन रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं सभी जितनी भी जनता है उन सबका लोन जो है, कर्जा जो है माफ़ी करूँगा। गवर्नमेंट जो है वो तो शेतकरियों की करती है, मैं तो यहाँ पर जो कैपिटलिज्म है, जो बिजनेसमैन है उनके करूँगा। ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, ये बैड बैंक इसके पास जाएगा, इसको बोलेगा देखो भाई साहब, आपको इतने साल में 5 लाख रुपए हर महीने भरना है ना, और आपका लोन जो है वो कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये 5 लाख नहीं, आप ये 2.5 लाख रुपए जो है वो हर महीने पे कर दो। ठीक है, 2.5 लाख पे करो जब तक पे कर पा रहे हो, अभी आपके पास क्रंचेस चल रहे हैं। या फिर आपको समझ लो कि 50 साल में पूरा जो है वो करना है, आप यहाँ पर 60 ईयर्स में कर लो। आपको यहाँ पर समझ लो कि 8% इंटरेस्ट रेट देना है, आप यहाँ पर 6% इंटरेस्ट रेट, मतलब जो भी यहाँ पर उसको सूटेबल लगे, ये यहाँ पर पूरी तड़जोड़ जो है वो करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर अगर नहीं होती है तो इसने जो भी यहाँ पर उधार रखा हुआ था, इसका घर जो है वो बेचने निकाल देगा, कंपनी जो है वो नीलाम कर देगा, जो भी है, मतलब यहाँ पर अब इसका लुकआउट ही नहीं रहेगा, सारी चीज़ें अब ये बैड बैंक जो है वो देखेगा। अब ये क्या होगा कि 100 करोड़ का लोन लिया था, इसकी कंपनी जो उतनी वैल्यूएशन आएगी क्या? नहीं आएगी। तो कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो फर्ज कीजिए कि अगर आ रही है 40 करोड़, ठीक है, 40 करोड़, यहाँ पर 60 करोड़ जो है उसको नुकसान हो रहा है। अब ये 60 करोड़ का नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो ऐसा बोला जाता है या तो टैक्स पेयर्स के पैसों से की जाएगी या तो जो आरबीआई को प्रॉफिट होता है उससे की जाएगी। इस तरीके से बैड बैंक जो है वो लाया जाना चाहिए। ऐसी यहाँ पर हमें बात जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अब सवाल तो बहुत सारे चैलेंजेस तो इसमें बहुत सारे आते हैं ना। जैसे पहला चैलेंज तो है ये कैपिटल का ही, कि ये जो कैपिटल है 100 करोड़ का जो है, ये कैपिटल कहाँ से ये इंसान लाएगा, बैड बैंक लाएगा कि ये बैंक का पूरा ले सके, है ना। पहली चीज़ तो यही है। उसी के साथ साथ अब इसको नुकसान जो होगा वो टैक्स पेयर्स के पैसे क्यों यहाँ पर ख़राब करने हैं, मतलब यही करते रहना है। जो कैपिटलिज्म है उनका यहाँ पर पूरा हम चुकता करते बैठेंगे, है ना, ये हमें देखने को मिलता है। तो अब ये जो आइडिया है कि हमें बैड बैंक सेट करना है, ये यहाँ पर एनपीए और बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसकी वजह से। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो जो पेंडेमिक आया उसकी वजह से एनपीए के ऊपर और ज़्यादा जो चर्चा है वो होने लगी है ना। एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो अब बहुत सारे लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो अब एनपीए से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए? तो चलो भाई साहब, हम यहाँ पर बैड बैंक बना लेते हैं। क्या है, जनता तो है ही ना, वो तो बेवकूफ़ है, जनता तो बेवकूफ़ है, उनको हवाला दे देंगे कि हम यहाँ पर ये देश हित के लिए कर रहे हैं और बैड बैंक खड़ी कर देंगे। उनके टैक्स के पैसों से हम यहाँ पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पैसे यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो शक्तिकांत दास, उन्होंने रिसेंटली कहा कि हाँ, हम यहाँ पर सोच रहे हैं, प्रपोजल अगर आता है तो उस पर विचार किया जाएगा, इसलिए न्यूज़ में आ रहा है।
अब ये इकोनॉमिक सर्वे में भी हमें देखने को मिलेगा। टेक्निकली ये बैड बैंक क्या होता है? बैड बैंक ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो बैड लोन्स जो होते हैं कमर्शियल बैंक से वो लेकर उन्हें मैनेज करती है, रिकवरी करने में हेल्प करती है। ठीक है, बैड बैंक जो है वो यहाँ पर लेंडिंग में इन्वॉल्व नहीं होती है, डिपॉजिट नहीं लेती है। यहाँ पर बैड बैंक जो हम बात कर रहे हैं ये बैंक की तरह काम नहीं करती है कि बैड बैंक में जाकर हम पैसे जमा कर रहे हैं, उनसे हम लोन ले रहे हैं ना, ये सब कुछ नहीं होता है। सिर्फ रिजॉल्व करने के लिए जो कमर्शियल बैंक्स है उनकी जो प्रॉब्लम उसको रिजॉल्व करने के लिए आती है। आइडिया जो है ये रघुराम राजन के टेन्योर के दौरान आया था, फिर हमें 2016 के इकोनॉमिक सर्वे में भी देखने को मिला, फिर 2018 के इकोनॉमिक सर्वे में भी देखने को मिला। इस तरीके से हमें यहाँ पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो उसके बारे में कंटिन्यूसली देखने को मिलते रह रहा है। अब यहाँ पर दो मॉडल्स जो सजेस्ट किए हैं किसके लिए? तो स्ट्रेस्ड एसेट के लिए। पहला है प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी PAMC, जो यहाँ पर सूटेबल है स्ट्रेस्ड सेक्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट रन के लिए यहाँ पर इकोनॉमिक रिकवरी, मॉडरेट लेवल पर डेप्थ फॉरगिवनेस, ये सब। सेकेंड मॉडल अगर हम देखते हैं नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये जो है नेसेसरी फॉर दिस सेक्टर, जो यहाँ पर नॉट जस्ट वन एक्सेस कैपेसिटी, पॉसिबली ऑल्सो इकोनॉमिकली अनवायबल एसेट्स, ठीक है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ये हमें देखने को मिलते हैं। देखिए क्या है कि अगर यहाँ पर बैड बैंक की बात हो तो इकोनॉमिक सर्वे में अगेन जो 2021 का आने वाला है उसमें फिर से हमें यहाँ पर बैड बैंक जो है उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है, अभी जो भी हम यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी ले रहे हैं वो फिर से हमें पढ़नी ही है, ऐसा समझ के आप करो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अभी आता है कि CBI का जो कैटल स्मगलिंग है उसके बारे में यहाँ पर आपको सवाल जो है वो पूछा गया है। सवाल बोलने के बजाय जो आपको ये है वो देखने को मिलता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट चीज़ जो निकल कर आती है वो ये है कि CBI ने रिसेंटली यहाँ पर रेड जो है वो कैरी आउट किए हैं होम्स ऑफ विनय कुमार मिश्रा, वन ऑफ द तृणमूल यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरीज। CBI ने समन किया है, ठीक है, और उन्होंने समन जो है वो स्किप किए हैं और इसीलिए लुकआउट नोटिस जो उनके अगेंस्ट में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर CBI ने FIR फाइल की है सितंबर 21 को 6 पर्सन्स के अगेंस्ट में। क्यों? स्मगलिंग के लिए। क्या स्मगलिंग हो रहा है? जो काऊ है वो स्मगलिंग हो रही है। क्या होता है कि ये जो स्मगलिंग है बहुत ज़्यादा चलती है और उसमें भी अगर बड़ी गाय है तो उसके लिए ज़्यादा पैसे, मतलब 80,000 to 90,000 रुपीज़ बांग्लादेश में स्मगलिंग होता है। फिर छोटी है तो 20,000 से लेकर तो 40,000 तक, इस तरीके से पैसे जो है वो स्मगलिंग के ज़रिए दिए जाते हैं। इतने होते हैं। और अगर कोई मतलब समझ लो त्यौहार वगैरह आ गए उसमें तो जो रेट है वो सीधे डबल हो जाते हैं, मतलब छोटी के 80,000 हो जाएंगे, बड़ी जो होती हैं उसके 1.5 लाख हो जाएंगे, ऐसे हो जाते हैं। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो स्मगलर्स है कौन से इसमें चार्ज में रखा गया है। तो चार्ज किए गए अंडर सेक्शन 120B ऑफ IPC क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जिसे हम कहते हैं, सेक्शन 7, 11, 12 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अब जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की, सेक्शन 2C11 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो बोलता है पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूड किए गए हैं एनी पर्सन, जो वाइस चांसलर और मेंबर, गवर्निंग बॉडी, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, ये सभी इसमें इंक्लूड होंगे। तो अगर इन्होंने कोई करप्शन लिया है तो उनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। क्लियर है? अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले भी देखने को मिला था डीम्ड यूनिवर्सिटी का, कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब क्या कि स्टेटस जो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अवार्ड किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 3 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956। इसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन अदर देन यूनिवर्सिटीज़ जो हाई स्टैंडर्ड पर काम कर रही है स्पेसिफिक एरिया में स्टडी के लिए, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑन द एडवाइस ऑफ UGC डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है उसमें रखे, सेमी यूनिवर्सिटी ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिविलेजेस यूनिवर्सिटी को मिलते हैं वो यहाँ पर स्टेटस जो है वो एंजॉय करती है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो भी यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर में आएगी, ऐसा यहाँ पर जो चीज़ है वो हमें देखने को मिली थी कुछ साल पहले। तो इसलिए यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो भी काफ़ी न्यूज़ में आ जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 17A बाय विच प्रायर परमिशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन ऑफेंसेस रिक्वायर्ड है फ्रॉम द गवर्नमेंट, पहली चीज़ तो यही आती है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखते हैं तो रिमूवल ऑफ सेक्शन 13(1)(d), ठीक है, फ्रॉम द एक्ट अर्लियर मेड इट ऑफेंस फॉर पब्लिक सर्वेंट टू अब्यूज हिट्स पोजीशन टू गिव पेक्यूनरी और अदर एडवांटेज टू थर्ड पार्टी।
तो ये हमें देखने को मिलता है। अब हाइलाइट्स अगर हम देखते हैं बिल के 2018 में, अगर आप देखोगे तो बिल हमें देखने को मिला था, उसके लिए जो पनिशमेंट है फॉर ब्राइब टेकिंग यहाँ पर एनहांस किया गया, मतलब मिनिमम पनिशमेंट 3 ईयर्स, फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो देखने को मिला। अनड्यू एडवांटेज जो है उसको यहाँ पर एक्सपांड कर दिया गया, अगर गिफ्ट्स आप लेते हो तो उसको क्रिमिनलाइज किया गया। ब्राइब्स गिवर जो होते हैं, ठीक है, इस पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि जो ब्राइब दे रहा है उस पर भी यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन आ गया। तो क्या होता है कि अगर इन केस आपको, क्योंकि देखिए करप्शन किस में भी होता है ना, तो आपको बहुत ही अर्जेंट कोई चीज़ है, बहुत ही अर्जेंट कोई चीज़ है, समझ लो कि आपकी जो तबीयत है, आप ट्रेन में जा रहे हो और आपकी तबीयत जो है बहुत ख़राब हो गई है, आपको हाई टेम्परेचर 102 डिग्री टेम्परेचर है और आपकी टिकट जो है वो वेटिंग है, और आपको वो जो टिकट कलेक्टर है वो बोल रहा है कि आप मुझे 500 रुपीज़ दो, तब जाके मैं आपको सीट दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है, करप्शन मांग रहा है वो। आपने यहाँ पर क्या किया, आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी, आपने करप्शन जो है वो दे दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने सीट जो है वो यहाँ पर ले ली। अब उतरने के बाद आपको उसकी कंप्लेंट करनी है कि उसने मेरे से करप्शन मांगा, लेकिन आपने भी तो यहाँ पर करप्शन दिया है ना। तो यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन जो है कि ब्राइब देना भी यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन, तो इसका काफ़ी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली थी। कॉर्पोरेट ड्राइवरी को क्रिमिनलाइज यहाँ पर किया गया, इमीडिएट है ना, टाइमली ट्रायल जो है वो मैंडेट कर दिया गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चेंजेस जो है वो देखने को मिले थे। तो यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं द हिंदू के एडिटोरियल की, जिसमें हम यहाँ पर जो प्रिजनर्स है उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो प्रिजनर्स है, हमें प्रिजनर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, है ना, प्रिजनर्स मतलब जो जेल में है। अब जेल में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिमिनल्स या फिर उन्होंने कुछ गलती की ही है ना, जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है वो भी प्रिजनर बन के रह सकते हैं अंदर, है ना। अब प्रिजन जो रिफॉर्म है उसके बारे में भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने पैनल जो है उनको भी रखा था प्रिजनर्स के रिफॉर्म के लिए, कि बार रिफॉर्म जो है प्रिजन का वो यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो काफ़ी हमें प्रिजन जो है उसमें प्रिजनर्स कचाकच भरे हुए देखने को मिलते हैं। अब देखिए हमारे जीएस पेपर 2 में अगर हम देखते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पॉलिसी दी हुई है उसकी हमें अलग अलग देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो है डिस्टेंस ऑफ 2 यार्ड मतलब 2 गज की दूरी, ये हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन वही जब बात आती है प्रिजन की, प्रिजनर्स की, कैदियों की, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्राउडेड सेल जो है, इनफैक्ट ओवर क्राउडेड सेल जो है वो हमें देखने को मिलता है। इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है, इंग्लैंड एंड वेल्स, यहाँ पर 121 प्रिजन हाउस है, अबाउट 79,000 प्रिजनर्स है, ठीक है। एंड जब नोवेल कोरोना वायरस आया था उस टाइम पर इनकी भी मास टेस्टिंग की गई थी, और सभी प्रिजनर्स को यहाँ पर टेस्ट में जो सिम्टोमेटिक है उनकी सबसे पहले और बाद में असिम्टोमेटिक लोगों की यहाँ पर जांच वगैरह की गई, जिसमें से यहाँ पर जो पॉजिटिव्स हैं वो हमें देखने को भी मिले और डेथ जो है वो भी देखने को मिली। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पर ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक है वो देखे ही नहीं जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स यूके पेंडेमिक कंट्रोल जो है प्रिजन में वो हमें देखने को मिला, और किससे देखने को मिला, एनलाइटेंड पब्लिक ओपिनियन से ही, मतलब लोगों ने ही यहाँ पर जताया था। हालांकि महाराष्ट्र में हमें देखने को मिला कि कई प्रिजनर्स जो है उनको रिहा भी किया गया था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। मतलब यहाँ पर जो हम न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि बाबा इतने सारे लोग जो है वो पैदल जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, है ना, जो लेबर्स है वो अपने गांव जा रहे हैं, माइग्रेंट लेबर जो है वो अपने गांव जा रहे हैं। हम इतनी इमोशनल हो गए, लेकिन जो प्रिजनर्स हैं उनके बारे में क्या उतनी ही ताकत से बात हुई, प्रिजनर्स के क्या हाल हो रहे थे। और ऐसा इंसान जो छूटने वाला हो, जो निकलने वाला हो, जो रिहा होने वाला हो, उसके क्या हाल हो रहे होंगे, है ना। तो इसलिए मतलब इंडियंस लोग बहुत इमोशनल है, उनको अगर कोई इमोशनल दिखा दिया जाए तो उसके लिए इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन अपने दिमाग का ये लगा कि यार ये भी इधर हो सकता है, वो बहुत कम होता है ना। प्रिजनर्स एक्ट जो है 1894 का, उसने यहाँ पर प्रिजन्स द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब यहाँ पर प्रिजन जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको एग्जाम में आ सकता है। ओवर द ईयर्स कंडीशन जो है प्रिजन लाइफ की, वो यहाँ पर डिग्निटी स्केल, ह्यूमन सिविलिटी, है ना। मतलब आप सोचो कि आउट ऑफ 4.5 लाख प्रिजनर्स दैट आर करेक्शनल होम होल्ड अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज रिपोर्ट 2019, 3.3 लाख जो है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है। आप समझ रहे हो, 4.5 लाख प्रिजनर्स में से 3.3 लाख प्रिजनर्स
अंडर ट्रायल है, ये गुनहगार नहीं साबित हुए हैं अभी तक। और हमारे यहाँ पर क्या बोला जाता है कि जब तक उन पर गुनाह जो है वो साबित ना हो जाए तब तक वो इनोसेंट है। मतलब यहाँ पर इतने लोग इनोसेंट है ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। 3.3 lakh under trial prisoners have been detained under section 167 of Code of Criminal Procedure। जो यहाँ पर प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैनॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, ये हमें देखने को मिलता है। याद कीजिए आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो पढ़ रहे हैं। थ्रू दी सैल्यूटरी अमेंडमेंट्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है 2005 यहाँ पर लाया गया और इसमें 436A जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये क्या कहता है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि ये इंसान है, ठीक है, ये इंसान को पकड़ा गया कि तुमने बटवा जो है वो मारा हुआ है, ठीक है, बटवा जो है वो किसी का तो भी मारा हुआ है। अब इसको पकड़ा गया, इसने बोला कि मैंने नहीं मारा है बटवा। इसके ऊपर क्या हुआ, ट्रायल जो है वो शुरू हो गया। अब ट्रायल आपको पता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होती रहती है। अब क्या है, एक्चुअल में अगर किसी ने बटवा चुराया हुआ है तो 6 मंथ्स की सज़ा जो है वो उस इंसान को होगी, ठीक है, 6 मंथ्स की, 6 महीने तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि इसका जो तारीख पे तारीख है वही यहाँ पर 2 साल तक चलता गया। मतलब 2 साल तक इस पर निर्णय ही नहीं आया कि इसने बटवा चुराया या नहीं चुराया है। तो अब ऐसे सिनारियों में यहाँ पर ये जो चीज़ है ये लाई गई। नहीं तो बहुत बार ऐसा हो रहा था कि ये 2 साल तो वो जेल में रहा, ट्रायल शुरू, फिर उसके बाद 6 महीना और उसको अब सज़ा जो है वो काटनी है। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो ऑफेंस है वो अब इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया कि मतलब जो अगर किसी गुनाह की सज़ा अगर कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, मौत की सज़ा नहीं है, तो फिर अगर कोई इंसान को आपने अंडर ट्रायल में रखा हुआ है और अगर वो टोटल जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो गया है तो उसको छोड़ देना पड़ेगा। मतलब कि इसका कितना है, 6 महीना है, तो 6 महीने तक अगर ट्रायल अंडर ट्रायल ही चलता रहा तो 6 महीने के बाद इसको आप छोड़ सकते हो बॉन्ड पे लिख के, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर टोटल हमें देखने को मिलता है। तो ये सेक्शन आपको यहाँ पर पता रहना ज़रूरी है। 2005 का अमेंडमेंट जो है उसके 2 एम थे। एक तो था डीकंजेशन करना, क्योंकि क्या है अंडर ट्रायल के इतने सारे प्रिजनर्स हैं। सोचो ना, अगर अंडर ट्रायल के इतने जो प्रिजनर 3.3 लाख है, इनमें से आधे लोगों को अगर इस तरीके से होगा तो फिर कितना यहाँ पर खाली हो जाएगा। दूसरा है फेयरनेस, सबको यहाँ पर फेयरनेस मिलना चाहिए। वाइल प्रिजन्स इज इन द स्टेट लिस्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रिजन काय में है, स्टेट लिस्ट में है। लेकिन पब्लिक हेल्थ जो है ये यहाँ पर हमें कॉन्करेंट लिस्ट है ना। तो मतलब सोचो कि यहाँ पर सेंटर जो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो फिर एग्रीकल्चर के ऊपर तो हमें देखने को मिल रहा है कि भैया एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में है, मगर जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड है, ये हमें कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिल रहा है। तो फिर ऐसे सिनारियों में इस पर भी क्यों ना निर्णय आए, है ना, ये भी हमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ओवर क्राउडिंग जो है ना उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। तो जो हमने पहले डिस्कस किया था, याद है, प्रिजनर्स जो है उनके बारे में पहले डिस्कस किया था, याद कीजिए उस एडिटोरियल को। उसमें हमने क्या किया था, ओवर क्राउडिंग जो है उसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस हम दे सकते हैं जो हम एग्जाम में लिख सकते हैं। पहली चीज़ है स्पीडी ट्रायल, पहली चीज़ है स्पीडी ट्रायल, है ना, ये हम रख सकते हैं। दूसरा हमें क्या देखने को मिल सकता है कि लॉयर टू प्रिजनर रेशो, प्रिजनर रेशो, है ना, ये यहाँ पर मतलब एटलीस्ट 1 लॉयर रहना चाहिए फॉर एवरी 30 प्रिजनर्स। जिससे क्या होगा कि उनको यही नहीं मिलते, वकील ही नहीं मिलते हैं, तो कैसे वो अपना केस लड़ पाएंगे। तीसरा अगर हम देखते हैं तो स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स अगर हम बढ़ा देते हैं तो छोटे मोटे जो केसेस हैं वो तो स्पेशल कोर्ट में ही सॉल्व हो सकते हैं, है ना। और चौथा अगर हम देखते हैं तो अवॉइड अर्जेंटमेंट, कोर्ट का वो मतलब एक पॉपुलर डायलॉग है ना, कोर्ट इज अर्जेंट फॉर द डे, भैया बंद कर दो, यहाँ पर जो केस है उसको सॉल्व करो, केस को सॉल्व करना ज़रूरी है ना। तो ये हम कर सकते हैं जो ओवर क्राउडिंग है उसको कम करने के लिए। तो 4 चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। प्रिजनर्स के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अकोमोडेटिव ट्रांजिशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर न्यू प्रिजनर है उनको फ्री फ़ोन कॉल 1 दिन का यहाँ पर देना चाहिए फैमिली मेम्बर्स को, है ना। लीगल एड जो है यहाँ पर पहला हो गया, दूसरा हो गया लीगल एड, लीगल एड जो है ये यहाँ पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है। खाना जो है वो यहाँ पर अच्छा प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हम जो राइट टू फ्री एड एंड फ्री लीगल सर्विस है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से उसका कार्यभार कर सकते हैं।
एंड अगेन आर्टिकल 21 जो है उसको भी यहाँ पर, क्योंकि अगर उनकी ज़िंदगी यहाँ पर खतरे में है कि गवर्नमेंट रख रही है, ठीक है भैया हमने गुनाह किया है, गवर्नमेंट रख रही है हमें, हम गुनहगार हैं, लेकिन हमको जीने के लिए अच्छी तरीके से दो। आप यहाँ पर हमारी जान क्यों लेने के पीछे पड़े हो, हमारा आर्टिकल 21 क्यों वॉयलेट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इंडियाज़ नेशनल मिनरल पॉलिसी के बारे में। आपको क्या लिखना है, इंडियाज़ नेशनल मिनरल पॉलिसी, इसके बारे में आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए अब न्यूज़पेपर पर चलते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट पेज से लेकर तो लास्ट पेज तक कुछ खास न्यूज़ देखने को मिलती है या नहीं। फ्रंट पेज पर हम देखते हैं तो फ्रंट पेज पर हमें जो वैक्सीन है उससे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो NCLAT है ना, यहाँ पर जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3 चीज़ें हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसके साथ आपको याद रहना चाहिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उसी के साथ साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है कंपनीज में तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भी हारते हो तो आप जाओगे नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए, बाकी तो कुछ खास चीज़ है नहीं। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो झारखंड जो है उसमें यहाँ पर की ऑफिशियल्स सस्पेंड किए गए हैं, ठीक है। मतलब जो झारखंड है, झारखंड गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर की डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिशियल्स हैं उनको यहाँ पर सस्पेंशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और ये पहला ऐसा पुनिटिव स्टेप है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है किसी भी ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में। तो इसके रिगार्डिंग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए कि जो ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट में क्या क्या कार्यवाही जो है वो की जा सकती है ना। मतलब कोई भी हो, अगर बैंक से रिलेटेड हो या फिर सिविल सर्वेंट्स हो, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन सी उनके ऊपर जो एक्शंस है वो ले सकती है, या अगर IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज अगर है उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या वो एक्शन ले सकती है, क्या वो एक्शन नहीं ले सकती है, या फिर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है ना। इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। उसी के साथ यहाँ पर NIA जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो अगेन आपको NIA जो है उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं सेकंड पेज, वहाँ तो वही चीज़ चलती है जो फ्रंट पेज पे चल रही है। फिर यहाँ पर थर्ड, इस पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़, कुछ खास ऐसी चीज़ निकल कर नहीं आ रही है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो टेस्ट है वो हमें देखने को मिल रही है ना, तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो आती रहेगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर बर्ड की डेथ जो है ना वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। मतलब महाराष्ट्र में जो बर्ड की डेथ है वो लगभग 7,000 के आसपास पहुँच गई है, ठीक है। बर्ड फ्लू है ना, बर्ड फ्लू, अब उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। आयकार जो है उसके बारे में आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि न्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन उसमें जो बॉडीज आती है जैसे आयकार हो गया, उसी के साथ बर्ड फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू कैसे होता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। अगर हम नेक्स्ट पेज देखते हैं तो इसमें कुछ भी खास जो है वो निकल कर नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो एक्सप्लेंड हमने देख लिया, एडिटोरियल आइडियाज़ पेज हमने देख लिया है। देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी तांडव मेकर जो है वो यहाँ पर अपोलाइजाइज कर रहे हैं। तांडव सीरीज़ अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि उसमें काफ़ी आपत्तिजनक जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई है। मैं कोशिश करूँगा इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की, और कौन कौन से सेक्शन के तहत यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन कौन से सेक्शन के तहत यहाँ पर किया गया है, ठीक है। बुक्ड अंडर IPC सेक्शन 153A, जहाँ एनमिटी जो होती है डिफरेंट ग्रुप्स पे, डिफरेंट रिलीजन पे, रेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे। 295 जहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप जो उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। 5051 है ना, पब्लिक मिसचिफ। तो इस तरीके से यहाँ पर बुक जो है वो किया गया है। वर्ल्ड अगर हम देखते हैं तो अगेन वही सारी चीज़ें जो है वो चल रही है। और फिर हम आते हैं इकोनॉमी सेक्शन में। तो इकोनॉमी सेक्शन में भी ऐसी कुछ खास न्यूज़ नहीं है, वही NCLT IPO। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो IRFC यहाँ पर IPO जो है वो रिलीज़ हुआ है, और यहाँ पर 65% डे 1 पर किया गया है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है, देखिए क्या होता है, कोई भी कंपनी जो है अगर उनको लोन लेना है, ठीक है, कोई भी कंपनी अगर उनको लोन लेना है या पैसे की ज़रूरत है तो वो लोन के थ्रू ले सकती है, या फिर लोगों को अपना पार्टनर बना के कर सकती है कि तू मेरा पार्टनर मैं तेरा पार्टनर, इस तरीके से। तब ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि पहली बार जब आप कोई शेयर मार्केट में उतरते हो तो उसमें IPO आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। ये प्राइमरी मार्केट में होता है, फिर उसके बाद जब लिस्टिंग होती है कंपनी की उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में जाता है। तो यहाँ पर IRFC का हमें देखने को मिला है, जो सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवेज की, सब्सक्राइब 65% हुआ है, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ बिडिंग में यहाँ पर हमें देखने को मिला है टोटल। और यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर बूस्ट मिल सकता है, 25 to 26 रुपीज़ कुछ है।
और इस तरीके से यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर डिजिटलाइजेशन पुश बैंक्स लो प्रॉफिटेबिलिटी और डिफिकल्टी, तो यहाँ पर डिजिटल डिसरप्शन है ना, इसके बारे में यहाँ पर जो बात है वो की जा रही है। और बाकी जो है वो हमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, स्पोर्ट्स में भी कुछ ये नहीं है, अभी जो इंडिया है वो जीत गई है, तो इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।